आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसने 6 ईरान के सैन्य हवाई अड्डों पर जबरदस्त वार किया है। पश्चिम में हुआ है, पूर्व में और मध्य ईरान में जबरदस्त हमले हुए। बिल्कुल, और देखिए कहा यह जा रहा है कि 15 फाइटर जेट की मदद से लगातार ये अटैक किए गए और इसमें ईरान के हेलीकॉप्टर्स F-14 जैसे विमान, F-5 जैसे विमान को टारगेट किया गया, यानी लगातार ईरान को बड़ी क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गौरव, और ये दिखा रहा है इजराइल के अटैक कि वो अभी भी ईरान की कैपेबिलिटीज को, या फिर आप कह सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स को, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को निष्क्रिय करने पर तुला हुआ है। ये मानव रहित लड़ाकू विमानों से भी हमले किए गए, यानी यूकैव्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। आप ये देखिए टारमैक पे खड़े लड़ाकू विमानों को, और इसमें अमेरिका में निर्मित वो F-4 शामिल हैं जिन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और अब इन विमानों का रिप्लेसमेंट ईरान को मिल ही नहीं सकता है। और ईरान की वायुसेना बहुत पुरानी है, उम्दा नहीं है, और इसीलिए उसने एक बड़ी मिसाइल फोर्स को डेवलप किया, क्योंकि उसके पास वायुसेना नहीं है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं, टारमैक पर एक के बाद एक विमान ध्वस्त किए गए। मेरी सहयोगी शिवानी इस समय इजराइल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, जमीनी स्थिति, क्योंकि आयरन डोम सिस्टम को एक बार नहीं बार बार भेदा गया है, जमीनी स्थिति इस समय क्या है शिवानी? गौरव, मैं इस समय इजराइल के नेस जियोना इलाके में हूं और तस्वीरों के साथ साथ आपसे बात करूंगी ताकि आपको दिखे कि क्या है यहाँ पर, जो क्षति है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। जब से ईरान के ऊपर अमेरिका के हमले हुए हैं तब से अचानक अग्रेसिव हो गया है ईरान। और आप देखिए, ये कल सुबह इस जगह पे ये हमला हुआ था, यहाँ पर तमाम घर टूट गए हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। रेस्टोरेशन का काम यहाँ पर चल रहा है गौरव। तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनकी आप अभी बात भी कर रहे थे, जिनको डेवलप किया है ईरान ने क्योंकि उसके पास फाइटर्स नहीं हैं, तो अब उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है वो इजराइल के खिलाफ और अलग अलग जगहों पर। और ख़ास तौर पर देखिए, रिहायशी इलाकों में इस तरह की मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अब से थोड़ी देर पहले मैं एक जगह पे थी, एशडोड का वो इलाका, वहाँ पर एक पावर सेंटर को वहाँ पर हमला किया गया उस पर। और ये इस रिहायशी इलाके को देखिए, तेल अवीव से दक्षिण की तरफ जब बढ़ते हैं गौरव, तो ये इलाका आता है और यहाँ पर आप क्षति देख लीजिए, पूरी तरह से ये बर्बाद हो चुका है। ये जिनका घर है, थोड़ी देर पहले मेरे साथ थे, वो बता रहे थे कि मैं उस वक्त घर ही पे था और मैं सुरक्षित बच गया, लेकिन पूरा घर वहाँ पर ध्वस्त हो गया। तो ये लोग अब होटल्स में रह रहे हैं गौरव, और जो इजराइल की सरकार है वो पूरी मदद कर रही है इनको दूसरी जगहों पर ले जाने के लिए। लेकिन जो इम्पैक्ट है, अगर उसको दिखाएं तो ये इम्पैक्ट देखा जा सकता है जिस तरह से ईरान की मिसाइल्स यहाँ पर ला रही हैं। शिवानी, एक और चीज, क्योंकि आप लगातार अशदोद में, आपने हमें कल तेल अवीव और हाइफा की तस्वीरें भी दिखाई। ये भी कहा जा रहा था कि अशदोद में अटैक करने के पीछे का मकसद था कि पूरी पावर सप्लाई को बाधित कर देना, और इजराइल की तरफ से भी कहा गया कि कुछ देर के लिए बाधित हुई थी। अभी क्या ताजा हालात है बिजली सप्लाई को लेकर? देखिए, जो एशडोड का इलाका है सुमित, वो पोर्ट का इलाका है और बहुत अहम इसलिए है एशडोड का इलाका क्योंकि वहाँ से तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ऑपरेट करती हैं। तो एशडोड में जहाँ पर ये हमला हुआ, वो हमला एक बहुत ही अहम पावर स्टेशन पे हुआ। तो उस हमले के आसपास की जो भी जगह थी जहाँ पर वहाँ से पावर सप्लाई होती थी एशडोड के अंदर, वो बाधित हुई है और अभी उसको रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ से रिपोर्टिंग कर रही थी, दिखा रही थी कि किस तरह से हमला हुआ है। और वो भी एक बहुत बड़ा हमला है जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर स्टेशन का, उसको काफ़ी क्षति हुई है और उसकी वजह से पावर वहाँ पर रुकी है। लेकिन इजराइल की जो सेना है वो अपने ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं ला रही है सुमित, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि ये जो ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं उससे कहीं भी उसके उन ऑपरेशंस पर प्रभाव करे। तो साइमल्टेनियसली मल्टीपल फ्रंट्स पर काम कर रहे हैं, न सिर्फ अपने अटैक्स को से जो अटैक्स आ रहे हैं उनसे अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना, ये इस तरह की साइट्स पर रेस्टोरेशन का काम करना
और अगर कहीं पे कोई नुकसान होता है, जिस तरह से आज एशडोड में हुआ, उसको जल्द से जल्द खत्म करना, उसके जो प्रभाव को खत्म करना, यानी कि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, शेल्टर होम्स प्रभावित ना हो, सायरन्स और जो अलर्ट मैकेनिज्म है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। और अभी एक और बात अहम मैं आपको बता दूं, जब मैं खड़ी हुई थी यहाँ पर, तमाम जेट्स, जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी आवाजें मुझे यहाँ पर आ रही थी। यानी इजराइल रुका नहीं है, थमा नहीं है। इन हमलों के बावजूद उसने अपने काउंटर अटैक्स को बहुत गति दी है। इजराइल का कहना यह है कि उनके लिए यह एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है, यानी अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन जिस तरह से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, शिवानी, इजराइल अपनी सुरक्षा करने में इस समय कितना सक्षम है, एक बड़ा प्रश्न। और इस समय प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से इजराइल का काम कर रहा है इनकमिंग मिसाइल्स को ध्वस्त करने के लिए। प्रणय, राजनीतिक स्तर पर और राजनयिक स्तर पर भी इस समय प्रयास यह हो रहा है कि शांति वार्ता हो सके दोनों देशों के बीच, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह से प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, किसका पक्ष कितना मजबूत? देखिए, अगर आप राजनयिक कोशिशों की बात करें और संयुक्त राष्ट्र संघ के और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपने जिक्र किया गौरव, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक बेहद कमजोर संगठन के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक कल हुई थी, उसके अंदर न तो किसी तरीके का कोई प्रस्ताव पारित हो पाया, न इसके अंदर किसी तरीके की कोई सहमति बन पाई, क्योंकि सारे ही देश जो हैं वो अपने अपने मुद्दों को लेकर उलझते हुए और जूझते हुए वहां पर नजर आए। जहां तक राजनयिक स्तर पर कोशिशों का सवाल है, आज एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब इसके अंदर सीधे सीधे रूस की तरफ से जो बयान आया है कि हम ईरान के साथ हैं, हम ईरान को मदद करेंगे, ईरान के लोगों की मदद करेंगे। यह बहुत बड़ा बयान होगा, क्योंकि इजराइल और ईरान की इस लड़ाई के अंदर एक तरफ अमेरिका कूद चुका है और अमेरिका की तरफ से की गई बमबारी के करीब 36 घंटे बाद, अब अगर हम वक्त देखें तो ठीक 36 घंटे हो चुके हैं और 36 घंटे के बाद जो है वो अब रूस की भी एंट्री हो चुकी है इसके अंदर। ये इस पूरे मामले को, इस पूरी बिसात को जो है वो और उलझाता हुआ नजर आता है कि अगर यहां पर रूस सीधे तौर पर ईरान की वैसी मदद करता है जैसी ईरान ने शायद ड्रोन देकर यूक्रेन के साथ लड़ाई के अंदर मदद की थी, अगर वो बम, गोला बारूद और असलहे के साथ मदद करता है ईरान की, तो फिर ये लड़ाई और लंबी खिंच सकती है, इसके डायनामिक्स और ज्यादा पेचीदा हो सकते हैं। और साथ ही इसको सुलझाने की जो कोशिशें हैं, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां पर अगर नाकाबंदी लगाने की बात हो रही है, तो वो नाकाबंदी लगाने का जो फैसला है वो भी अब देखना होगा कि मैं आपसे एक और बात जानना चाह रहा था, क्योंकि आप बहुत अच्छे संक्षेप में आप बता रहे थे कि आखिरकार इस मुलाकात का क्या मायने निकलते हैं। इस मुलाकात से ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी बात की, उन्होंने मिडिल ईस्ट में भी बात की। क्या आपको लगता है जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, जो शांति अमेरिका नहीं ला पाया, जो डील अमेरिका नहीं करा पाया, क्या वो डील रूस के राष्ट्रपति करा पाएंगे? देखिए, अगर इस पश्चिम एशिया के पूरे इलाके को सुमित आप देखें तो यहां पर सारा जो मामला ही है वो नेट इक्विलिब्रियम का है, क्योंकि यहां पर एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है, बीच में जो पश्चिम एशिया के देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, ओमान हो, यूएई हो, ये कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि एक तरीके से इजराइल और अमेरिका की पूरी तरीके से हेजेमनी हो। अमेरिका यहां पर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर था। गौरव, आप भी यहां पर हैं, सुमित आप भी अच्छे से हैं, और हम तीनों ही जो हैं वो यूक्रेन की उस लड़ाई के अंदर वहां पर मौजूद थे जब यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही थी। आपको याद होगा इजराइल और हमास के बीच में जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तब इस पश्चिम एशिया के दौरे के ऊपर पुतिन निकले थे और पुतिन ने यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया था। इस इलाके के अंदर रूस, सोवियत संघ के जमाने से उसका एक पुराना प्रभाव रहा है। यहां पर सोवियत संघ के एक तरीके से उसकी विरासत को संभालने वाले देश के तौर पर रूस की अगर एंट्री यहां पर होती है और रूस यहां पर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अगर उसकी एंट्री के साथ साथ इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये एक नया ब्रेक थ्रू हो सकता है। रूस का प्रभाव निश्चित रूप से इस पूरे इलाके के अंदर है, चीन का प्रभाव इस पूरे इलाके के अंदर है, क्योंकि यहां से बड़ा मात्रा में तेल जो है वो चीन खरीदता है। लेकिन अभी इस मामले के अंदर जो बातें जो हैं वो बम और बारूद से तय हो रही हैं, क्या उसके अंदर बातचीत से कोई रास्ता गलियारा निकल सकता है, ये बड़ा सवाल है। रूस का बड़ा प्रयास क्या ये है कि अमेरिका इस क्षेत्र में उलझे तो यूक्रेन के क्षेत्र में जिस वर्चस्व की उसे उम्मीद है वो उस वर्चस्व को स्थापित कर सके।